बराबर लगाओ। बाकी सही है। कितने सवाल हो गए तो हमारे? नवा सवाल था ना? नवा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, पांचवा भी हो गया। यदि को समांतर के से बिंदु एक जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। आठवां सवाल, सवाल नंबर 8। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्या समझ में आया सवाल? कि दो निर्देशांक दिए हमें, एक रेखाखंड है, रेखाखंड कौन सा है? AB। रेखाखंड है AB और एक P एक बिंदु है जो कहां पर स्थित है? रेखाखंड AB के ऊपर स्थित है। तो भैया P कहां पर होगा? इन दोनों बीच में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ये कहा उन्होंने कि P रेखाखंड AB के ऊपर स्थित है। आखिरी लाइन देखो, लिखा है, मन से नहीं बोलो। तो भैया P को हम कहीं पर A से B के बीच कहीं बिठा, तो हमने यहाँ पर बिठा दिया ये P। तो हमें क्या करना है? P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन शुरू में क्या लिखा? यदि A और B क्रमशः हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि A और B के निर्देशांक तो हमें दिए रखे हैं। बिंदु A के निर्देशांक है -2 और 2, सॉरी -2, और B की क्या है? 2 -4। यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जहां AP बराबर 2/7 AP है, 3/7 AP हो, जहां P रेखाखंड AB के ऊपर स्थित है। ये लिखा आपका सवाल। तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं कि ये हो गया X और एक हो गया Y। अब हमें तो अच्छी तरह पता है कि ये अब P यहाँ पर स्थित है, मतलब क्या कर रहा है? रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है इस वाले बिंदु के ऊपर। तो यानी कि विभाजन वाला सूत्र लगेगा, और विभाजन वाला सूत्र लगेगा तो सूत्र ये वाला लगेगा। कौन सा? P x y बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो होता है x के लिए। y के लिए भी आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र, जिससे हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, इससे x का मान और इससे y का मान। लेकिन और इसके साथ साथ हमें क्या, हमारे पास क्या है? x1 x2 है, y1 y2। तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। तो हमारे पास इनके मान तो है कि हमारे पास m1 m2 का मान है क्या? नहीं, m1 m2 यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? m1, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? m2। तो क्या हमारे पास m1 m2 का मान है क्या? अब सवाल में तो ऐसा कहीं नहीं कहा कि AP बराबर BP है, कि दोनों इन दोनों का बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, ऐसा कुछ कहा क्या? कुछ संबंध नहीं बताया। तो फिर क्या दिया है सवाल में? कुछ हिंट दिया रखा है क्या? एक तो निर्देशांक दिए, क्या दिया है कि A क्या दिया है? -2 और एक B दिया है 2 -4। तो ये तो हमारा रेखाखंड हो गया। तो जो रेखाखंड के निर्देशांक होते हैं वो तो x1 y1 और x2 y2 होते हैं। हमें तो विभाजन बिंदु ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है x y। उसके लिए हमें m1 और m2 का मान चाहिए होगा ना। अब हम इनको एक एक भी नहीं मान सकते, जैसे पिछले कल 2-3 सवाल माना था हमने, क्योंकि वहां पर तो समान टुकड़े थे, टुकड़ों की लंबाई बराबर थी ना। तो क्या करें यहाँ पर एक संबंध दिया हमें बनाकर। क्या दिया है? और एक और चीज दी हमें, क्या दिया है? AP बराबर 3/7 AB, ये लिख के दिया है। तो हो सकता है इससे कुछ काम बन जाए। तो इससे क्या काम बनेगा? तो इससे हम क्या करेंगे? चर को एक तरफ कर ले और अचर को एक तरफ कर ले। तो इसमें दोनों अचर तो एक ही तरफ है। अचर कौन है? 3/7। यहाँ पर AP और AB है चर। तो क्या करें? अच्छा, AB 3/7 के गुणा है, भाग में? गुणा में, तो बराबर किस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा।
तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या, ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। अच्छा यहाँ से आपको कुछ हिंट लग रहा है क्या, m1 m2 का मान हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें तो x और y का मान चाहिए, और x और y के मान के लिए हमें m1 और m2 का मान चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि x और y का मान निकालने के लिए सभी का मान होना चाहिए हमारे पास, x1 x2 m1 m2 y1 y2 m1 m2 का मान होना चाहिए। तो x1 x2 का मान है हमारे पास, y1 y2 का भी मान है, लेकिन m1 m2 का नहीं है। तो क्या इसमें से कुछ बन सकता है क्या, कहाँ बन सकता है बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ। यहाँ पर एपी, यहाँ पर भी एपी लिखा है, बहुत बढ़िया। देखिए हम अनुपात को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, m1 m2 बराबर हमारा कुछ मान आता था 2/7, तो हम क्या मान लेते थे, m1 अनुपात m2 बराबर 2/7, यानी कि हम अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो ये क्या है, एपी और एबी का अनुपात दिया है क्या हमें, कितना दिया, 3/7। तो ऊपर वाला कौन हो जाएगा इसमें, एपी, नीचे वाला कौन हो जाएगा इसमें, ए, नीचे वाला हो जाएगा ए बी और ऊपर वाला कौन हो जाएगा ए पी। तो अच्छा ए पी कहाँ से कहाँ तक है, ए पी ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से m1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा ए बी कहाँ लिखा है, ए बी लिखा है यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरा लिखा है। तो बताओ हमें तो किसका मान चाहिए, सिर्फ बीपी का मान चाहिए, ब्लड प्रेशर, ये बीपी यहाँ से यहाँ तक, m2 यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हमें तो इसका मान चाहिए, हमारे पास तो ए बी है पूरा यहाँ से यहाँ तक है 7। तो बताओ अब m2 का मान कैसे निकलेगा, हमें दिया है ए बी और ए बी दिया है और एपी दिया है, तो एपी तो हमारा होगा m1, m2 के लिए हमें मान किसका चाहिए, बीपी का, लेकिन हमारे पास है किसका, ए बी का। तो बताओ तो क्या बीपी का निकाल सकते हैं, कर लो चेक मशीन ला के, बीपी 4 आएगा, कैसा आएगा 4 बताओ, इसका आएगा 4, अब देखो सारे मुंह टकेंगे, अरे 4 आएगा तो कैसा आएगा 4 बताओ आप, 3 इधर तो 4 इधर, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है आपका ए बी है, आपने एपी निकाल ही दिया यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 7 है ना, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, बाकी बचा हुआ कितना 4, तो हमें तो सिर्फ बीपी की आवश्यकता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 4, क्योंकि जोड़ो 4 और 3 कितने होते हैं 7, और ए बी पूरा 7 है ना, तो हमें पूरा थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए m1 अलग चाहिए और m2 अलग चाहिए। तो क्या हमें m1 m2 का मान मिल गया क्या, m1 कितना हुआ 3, m2 कितना हुआ 4। तो इसे देखा करो भैया, देखो कितना सरल सवाल, सवाल खत्म ही हो गया आपका, सब कुछ तो मिल गया आपको, x1 x2 y1 y2 m1 m2। तो यहाँ पर क्लियर लिख के नहीं दिया था उन्होंने किस अनुपात में, सिर्फ क्या दिया था एपी बराबर 3/7 बीपी। तो हमने पहले चर चर को एक तरफ कर लिया, चर चर को एक तरफ कर लिया, ए बी था गुणा में, इस तरफ कहाँ गया भाग में। यहाँ से देखने से हमें क्या लगा कि ऊपर वाला कौन बनेगा एपी, नीचे वाला कौन बनेगा बीपी, तो हमने एपी यहाँ पर तो 3 रख दिया यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारा m1 बन गया, लेकिन हमें चाहिए m2 और हमारे पास पूरा ए बी, तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा 7 था उसमें से 3 वाले को हटा दिए, क्योंकि ये 3 किसका मान है m1 का मान है, एपी का मान है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम m1 मानेंगे, तो बाकी बचा कौन, ये आया नहीं आया समझ में, सभी का आ गया, बस तो मान रख दो और क्या। तो m1 कितना होगा 3, m2 कितना होगा 4, तो p x y, बिंदु p के निर्देशांक, m1 का मान 3 गुणा x2 2 प्लस आता बीच में गुणा मत लगा, प्लस m2 होगा 4 गुणा x1 कितना -2 बटे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ये होगा x का मान, m1 होगा 3 गुणा y2 कितना होगा -4 प्लस m2 हुआ 4 गुणा y1 कितना हो गया -2 बटे 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 पी एक्स वाई एज इट इज, ऐसा का ऐसा, बराबर बराबर 3 दूने 6 प्लस माइनस 4 दूने 8, 4 और 3 7, ये होगा x का मान, प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8 बटे 4 और 3 7, तो पी एक्स वाई का मान क्या बन गया यहाँ से, प्लस माइनस माइनस 8 में से गए 6 बचे माइनस का 2 बटे 7, माइनस माइनस प्लस 12 और 8 माइनस का 20, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है सॉरी माइनस की है, तो -2/7 और -20/7 बिंदु पी के निर्देशांक में आया समझ, सरल था सवाल तो,
सवाल आपके मैं कह रहा हूँ वही चलेंगे, बस थोड़ा सा भाषा बदल जाएगी उनकी, तो भाषा इस प्रकार की बदलेगी कि हम यहाँ पर M1 M2 के लिए लिख के नहीं दिया हमें, तो उन्होंने लिख के दे दिया AP बराबर 3/7 AB। अगला सवाल नंबर 7। किसी को लगता नहीं ना कि उल्टे ही चल रहा है, पहले 9 फिर 8 फिर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। भाई सवाल में कुछ नहीं है, अगर आपको पता होगा कि वृत्त क्या होता है तो। हाँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब ये तो यस होता है, हैं? क्या होता है?
व्रत क्या होता है? व्रत सर्कल इंग्लिश में, सर्कल गोल। सर्कल तो व्रत होता है, गोल थोड़ी होता। गोल तो स्क्वायर होता है, गोला। अब खाने वाला गोले की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वैसे सर्दी का मौसम है। हाँ तो भैया अगर आपने बता दिया व्रत तो आपका सवाल आप खुद कर लोगे। हाँ तो सवाल आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। चांदा? भैया चांदा कहाँ से आ गया आप यहाँ पर, तो यार ये बताइए। मैंने बताया आपको? मैं व्रत की पूछ रहा हूँ, व्रत का आकार कैसा होता है पहले तो ये बताओ। अब गोल मत बोलना क्योंकि गोला तो अलग होता है। बताओ क्या होता है व्रत? पूरा एक पार्ट है हमारा व्रत, हम पढ़ेंगे विस्तार से। आप ना बहस मेरे से कर लीजिए, आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप उनको बताओगे तो उनको वैसे नहीं पता था बगल वाले को। हाथ की चूड़ी, हाथ का कड़ा किस आकार का होता है? वृत्ताकार का होता है, गोल नहीं होता, वृत्ताकार का होता है, वृत्ताकार। गोल प्लास्टिक की गेंद, उसके बाद टेनिस बॉल देखी होगी, वो होती है गोल। तो हाथ के कड़े में और बॉल में अंतर होता नहीं होता? अब दोनों गोल होती है। अब ये देखो, ये भैया का हाथ में ये है व्रत। व्रत का एक केंद्र होता है। हाथ की चूड़ी नहीं देखेगा उनके, गजब कर रहे हैं आप। हाँ तो भैया हाथ के कड़े में और प्लास्टिक की बॉल में अंतर होता नहीं होता? होता कि प्लास्टिक की बॉल का कोई केंद्र नहीं होता जबकि व्रत में केंद्र होता। अब केंद्र क्या होता है? तो मैं सरल भाषा आपको व्रत बता रहा हूँ यहाँ पर। व्रत हम पाठ 10 में विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है व्रत, रटवा दूंगा मैं आपको व्रत क्या होता है, फिर आप समझ जाओगे क्या तो व्रत होता है क्या गोला होता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर खींची गई एक संरचना को व्रत कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा क्या होता है कि एक बिंदु होता है, इस बिंदु से चारों समान दूरी पर, समान दूरी होनी चाहिए। ये समान दूरी अगर इस तरफ ये जितनी है ना, उतनी इस तरफ होनी चाहिए, उतनी ही इस तरफ होनी चाहिए, उतनी ही इस तरफ होनी चाहिए। अब चारों ओर का मतलब क्या है? इसके चारों ओर सब तरफ घुमा दो, ये भी उतनी होनी चाहिए, ये भी उतनी होनी चाहिए, ये भी उतनी होनी चाहिए, जितनी आप बना सको इस व्रत के अंदर। इन सबकी लंबाई आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। कहां से बराबर होना चाहिए? वृत्त के केंद्र से। तो भैया मैंने कहा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को वृत्त कहते हैं। संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर, एक फोटो। गणित की भाषा में संरचना कहते हैं। तो ये सब क्या बनाया इतना सारा की? तो ये जो वृत्त से के केंद्र से, बात मत करो, डोंट टॉक, कि ये सब क्या बना दिया? गाड़ी का पहिया। आइए भैया, स्वागत है आपका, आइए। बात मत करिए बस। कि ये क्या है? गाड़ी का पहिया देखा ही हमने, और कुछ साइकिल का पहिया देखे हो इसी आकार का होता है? हाँ, बैलगाड़ी का पहिया भी ऐसे होता है, साइकिल का पहिया भी ऐसे होता है, देखे हो? दोनों का आकार व्रत के होता है। मैं तो सही कह रहा हूँ अगर यहाँ खड़ा हो तो। अब भैया आकार मतलब आकार कैसे बराबर होता है कि उसमें एक जो बीच, जैसे साइकिल की तानी को निकाल लो आप, तो ये सब क्या होगी? साइकिल की तानी होंगी। इनकी सभी की लंबाई आपस में बराबर होगी नहीं होगी? अगर सपोज दैट कि एक की लंबाई ज्यादा और एक की लंबाई कम होगी तो क्या टायर वो गोल होगा क्या? फिर तो टायर ऐसा हो सकता है ना, इस प्रकार का भी हो सकता है वो तो फिर। हाँ तो हम पढ़ क्या रहे हैं? साइकिल का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया। हम पढ़ रहे व्रत जिसके केंद्र से, अब समान भाषा समझिए। व्रत क्या होगा कि एक व्रत का केंद्र होगा जिसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को। अब समान दूरी पर क्या कि भैया ये सारी क्या है इसकी, ये दूरियां समान है। हालांकि ये पूरा व्रत आपको गोल नहीं लग रहा होगा, बाकी अगर आप कड़े की सहायता से, चूड़ी की सहायता से बनाओ वो भी तो पूरा गोल बनेगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सभी ये जो समान संरचनाएं खींची ना मैंने, इनको कहते क्या है? तो इसको जाना जाता है त्रिज्या के नाम से। तो ये जो साइकिल की तानियां बनाई मैंने यहाँ पर, इनका नाम क्या है यहाँ पर व्रत के अंदर?
फिर वही बात के सामने ध्यान दे लो, तो सवाल कर दूंगा फिर से। निकल जाने दो, आवाज नहीं आएगी, तेज चिल्लाना पड़ेगा। तो भैया जो वृत्त के केंद्र से हमने जो आसपास की लंबाई खींची, इसको बोलते हैं परिधि। तो ध्यान से देखना, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र और ये आसपास की जो पूरी ये जो गोल लंबाई दिख रही है आपको, इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी वृत्त के चारों ओर घेरा गया एक आवरण वृत्त की परिधि कहलाती है। तो अब क्या है कि जो वृत्त की परिधि, जो वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाएगा, उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और जो वृत्त की दोनों दो परिधि के दो बिंदु तथा वृत्त के केंद्र को मिलाए, उसे कहते हैं व्यास, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी लंबाई को कहते हैं व्यास। अब होता क्या है कि मान लिया जाए भैया ये एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि के दो बिंदु, एक बिंदु हो गया ये, एक बिंदु हो गया ये। तो वृत्त की परिधि के बिंदु के साथ वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा को कहते हैं वृत्त का व्यास। यह वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है, वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा, जो कहां से जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से। अब भैया परिधि के दो बिंदु तो यहाँ पर मिला सकते हैं, लेकिन हम इसको व्यास नहीं कहेंगे, इसको हम जीवा कहेंगे। ये हटाओ बात, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं व्यास। तो व्यास क्या होता है कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तथा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जो क्या होगी, वृत्त की सबसे बड़ी लंबाई। व्यास की आदि कहलाती है त्रिज्या। वो क्या होती है कि केंद्र के इस तरफ की लंबाई इतनी है ना, इस तरफ की लंबाई भी उतनी होगी। जैसे कि जितनी लंबाई इसकी, उतनी लंबाई इसकी, उतनी लंबाई इसकी, उतनी लंबाई इसकी। तो ये कहां से कहां तक होगी, ये यहां से यहां तक। इनको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो हमारा सवाल क्या दिया, ध्यान से देखना। सवाल कहा कि एक वृत्त की का व्यास क्या है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, जिसमें ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त का केंद्र ओ है, ओ और बी के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। यानी कि ये होगा एक वृत्त, ठीक है। ये होगा उसका व्यास। व्यास क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसका केंद्र है, केंद्र होगा ओ से होकर जा रहा है। दो बिंदु कौन से मिला रहे हैं, ए और बी। तो ए बी क्या होगा, वृत्त का व्यास, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गया। हमें इस ए के निर्देशांक निकालने हैं, हमें बी और ओ के निर्देशांक दिए हुए हैं। बताओ जल्दी से। केंद्र है 2-3, तो केंद्र यहां पर होगा इसका 2-3। बी के निर्देशांक क्या है, 1 और 4। ये हो गए बी के निर्देशांक। हमारे पास इस ए के निर्देशांक नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे x1 y1। इसको क्यों x1 y1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये रेखा खींची हुई है, मैं इस रेखा को बाहर निकाल रहा हूं इससे। तो मेरा यहां पर बना हुआ है ए, यहां पर बना हुआ है बी, यहां पर बना हुआ है ओ। अब देखिए यहाँ पर ओ के निर्देशांक है 2-3। पता कैसे चला, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र बीच में होता है। उसके बाद ये बी के हो गए निर्देशांक 1 और 4। ए के निर्देशांक क्लियर कहा है निकालना है। तो ये वाला चित्र तो आपको देखा हुआ लग रहा होगा, जाना पहचाना। यहाँ पर क्या होता था, x1 y1, यहाँ पर क्या होता था। तो इस बार क्या निकालना हमें, x1 y1 के मान निकालने हैं। तो x1 और y1 के मान निकालने हैं, इनके मान निकालने हैं। अब क्या हमारे पास m1 m2 के मान है क्या, कहाँ है, क्या है, बताओ क्या है, नहीं है, लाने तो पड़ेंगे। अब इस बार तो ये भी नहीं दिया, पिछले सवाल में तो ये लिख के दिया था हमें, ए पी बराबर 3/7 ए बी। इस बार तो ऐसा कुछ लिख के दिया है क्या, ये भी लिख के नहीं दिया। भैया आप लेट आए, एक सवाल होगा, एक हो दो के सवाल, एक ही हुआ क्या, बोल देते तो आपका क्या जाता। हाँ तो भैया इस सवाल में क्या है, m1 m2 का मान नहीं है, तो क्या हो सकते हैं। अब अपना अभी पिछले कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैं जब आपको यहाँ बता रहा था साइकिल की तानियां बनाकर, मैंने क्या कहा था कि सभी साइकिल की तानियों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये जितनी लंबाई होगी ना, उतनी लंबाई ये क्या होगी, ये होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि एक वृत्त है, और वृत्त के केंद्र से परिधि के सारे बिंदुओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। अब मान लिया जाए ये लंबाई 1 होगी, तो ये भी कितनी होगी, 1। अगर ये 4 होगी तो ये भी कितनी होगी, अगर ये 9 होगी तो ये भी 9 ही होगी। अगर ये 13 होगी तो ये भी कितनी होगी, 13 ही। तो हमें क्या पता है कि हम सोल्व करने के लिए सबसे छोटी लंबाई को मानते हैं, सबसे छोटी संख्या को मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेंगे, 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या m1 m2 का मान आ गया हमारे पास। तो मैं मान सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 कितना m1, और यहाँ से यहाँ तक m2 कितना, 1। बस हो गया सवाल। m1 m2 का मान आ गए। बीच वाला जो हम निर्देशांक बिंदु, जो हमारा विभाजन बिंदु कौन सा है इस बार, O है, उसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। x2 y2 का मान हमारे पास है ही, x1 y1 का हमें मान निकालने हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे,
वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो ए का मान कितना दिया हमें, 2 माइनस 3, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना। तो ए को मान लेते हैं x1 y1, बी कितना दिया है 1 और 4, केंद्र बिंदु क्या है O, और O 2 माइनस 3, और m1 अनुपात m2 कितना है 1:1। बेसिकली हम इनको 1:1 भी क्यों मानते, ध्यान से देखो, हम इनको अनुपात में लिखते हैं। अब इस सवाल में m1 और m2 आपस में क्या है, बराबर है। हमने तो इनको एक एक माना, मान लिया जाए 100 होते तो, ये 50 होते तो, क्योंकि जितना मान m1 का होगा उतने मान किसका होगा, m2 का। अब जब भी हम इसको बटे में लिखेंगे तो मान लिया जाए भैया 20 होगा m1 का मान, तो m2 का मान भी इतना होगा 20 ही होगा। तो 20 से कम 20 और 20 से कम 20, इसलिए हम इसको हर बार 1:1 मानते हैं। अगर मान लिया जाए m1 का मान कितना होता 99, तो m2 का मान भी कितना होता, तो हम इसको काटते तो क्या बचता 99 कम 99, 99 कम 99। अगर ये और भी बड़ी संख्या होती तो कितना बचता, 1:1 ही बचता, नहीं बचता, क्यों, क्योंकि अनुपात में ऐसे लिखे जाते हैं, इसलिए 1:1 बचेगा। तो 1:1 मानने का कारण ये भी है। लेकिन हमारे पास मान नहीं है, तो हमें पता है कि बराबर है तो क्या आएगा 1:1 ही आएगा। तो अगर कोई पूछे तो ये बता देना कि ऐसा आता है 1:1। रटने वाली बात भी हो गई, समझने वाली बात भी हो गई। तो किसका सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो O x y क्या होगा भैया, m1 x2 प्लस m2 x1, माइनस थोड़ी होता, प्लस ही होता सब जगह। फिर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस, सही तो है, नहीं गलत था भैया, कहाँ सही। हाँ भैया, तो क्या करना है, मान रखते जाओ। तो मान रखते जाओ, तो O के निर्देशांक तो है हमारे पास, कितने हैं, x का मान है 2, y का मान है कितना -3, m1 का मान है हमारे पास कितना 1, x2 का मान है कितना 1, प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान है क्या, नहीं है, तो x1 यहाँ पर x1, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, ये तो होगा हमारा x का मान। m1 y2 1 गुणा y2 कितना 4, प्लस m2 1 गुणा y1 का मान ज्ञात करना है, नहीं है, तो y1 ऐसा का ऐसे ही, और 1 प्लस 1 कोष्टक बंद। अब भैया हमें क्या करना है, O 2 माइनस 3, O के निर्देशांक है ना। तो अब देखिए आगे वाला मान कौन, x का, पीछे वाला मान कौन, और इस x और y के मान इस बार है हमारे पास। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -3। तो भैया हमें इन x y के मान तो निकालने नहीं, मान तो किसके निकालने हैं, a के निर्देशांक के, जो कितने हैं x1 और y1। तो इस बार क्या करनी पड़ेगी भैया, इनकी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो भाग में आता नहीं है। x के साथ किसका मान लिखना पड़ेगा, x का, और y के साथ किसका मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे, x वाले के साथ लिखेंगे x, y वाले के साथ लिखेंगे y। तो भैया लिखो 2 बराबर, 2 बराबर कौन आएगा, 1 एकम 1, प्लस x1 का गुणा 1 में किया तो x1 बटे 1 और 1 2, किसका मान हुआ x का, साथ में y को भी लेके चलेंगे। तो y कौन है -3 बराबर 4 का गुणा 1 में किया तो y1 का गुणा 1 में किया तो y1, कैसा y बना, अच्छा y बनाओ, y1 बटे 1 और 1 2, करते जाओ, भाई सबके बटे में कुछ नहीं 1 लगा दिया, तो 1 का गुणा 1 में किया तो प्लस में क्या गया प्लस, x1 का गुणा x में 1 में किया तो x1 बराबर 2 का गुणा 2 में किया तो ये प्लस का उस तरफ जाकर, तो x1 बराबर 4 माइनस 1, नहीं बना दिया मैंने, हाँ, तो x1 का मान कितना आया 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, x1 का मान आ गया। ये देखो आप, अभी कौन बचा और y1 बचा है, इनके भाई साहब के बटे में कुछ नहीं है तो लगा दिया 1। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस का प्लस, y1 का गुणा 1 में किया तो y1 बराबर माइनस प्लस 3 दूने 6, माइनस का 6, ये प्लस का उस तरफ जाकर, तो y बराबर -6 माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, y1 लगाओ, तो y1 बराबर माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, बड़ी संख्या माइनस किया तो y1 का मान कितना होगा -10। तो हमें एक निर्देशांक चाहिए थे, क्या थे x1 y1, ये है कोमा, ये होगा y1, तो बराबर क्या आएगा, एक निर्देशांक हो गए जाएंगे 3 माइनस का 10, x1 की यहाँ पर प्लस का 3, y1 की यहाँ पर माइनस का
10, यही हमें याद करना था। तो आया नहीं आज समझ में? पर समझ में आपको पहले व्रत याद होना चाहिए। व्रत मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया, पाठ 10 में विस्तार से पढ़ेंगे। चल लो। इस वाले सवाल में चित्र ये ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको बताने के लिए बताया है क्योंकि आपके चित्र परिचित हैं आप इससे। तो दोनों बना लो, आपकी इच्छा। व्रत में बहुत सारी चीजें होती हैं। आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, परसों रविवार, बस और क्या। इतवार की छुट्टी, वो भी संडे को ही। अच्छा, ना अष्टमी की छुट्टी रही, अष्टमी की तो थी, संडे था उस दिन। नवमी की नहीं रही भैया, की रह गई नवमी की, नहीं रही। 10 तारीख की थी तो वो तो आपातकालीन छुट्टी थी, इमरजेंसी। तालिएगा आपने सवाल, आधा तालिए, तो ताल लो फिर। अगला सवाल छोटा कर लेंगे। कल ही आपका पाठ खत्म हो जाएगा, अगला पाठ कौन सा स्टार्ट करना है? छह नहीं करेंगे अभी।
सवाल किया नहीं क्या आपने? सवाल किया नहीं क्या कल दिया था? बताओ। मेरे को बात समझ में नहीं आती आप सभी को। तीसरा मान क्यों नहीं निकाला है? आधा अधूरा करके छोड़ दिए। निकालो भैया, तीसरा मान निकालो। बट्टी की लाइन लगाया करो। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने 4 सवाल दिए आपको करने के लिए, इनके मान बताओ। बताओ तो। 4 सवाल है करने के लिए, बताओ करके। हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मैं इनके मान बताओ, मान कितना आएगा? 3:2। कहाँ लिखा अनुपात इसके बीच में? अनुपात का तो चिन्ह होता है ना, 2 बिंदियां एक साथ, ये होता है अनुपात का चिन्ह। तो चिन्ह तो लगा उनके बीच में। तो यानी यही कहने चाह रहा था कि भैया अगर 3 और 2 को जोड़ना है तो प्लस लगाओ उनके बीच में, 3 और 2 को घटाना तो उनके बीच में माइनस लगाओ, इनका गुणा करना है तो उनके बीच में गुणा लगाओ। वो खासकर आपने संख्या को लिख दिया, तो मैं क्या समझू इसको? ये 2 की घात 3, हालांकि घात भी ऐसी आती है, 2 की घात इस तरफ आती है 3, दाएं तरफ उसके माथे के। अब ये आपने लिख दिया तो ये क्या, अब इसके बीच में भैया जब बटे में है तो बटे की लाइन तो लगाओ, दर्शाओ उसको। अब क्या आदो की सभी की ये समस्या, आप बटे की लाइन लगा इनके बीच में। आपने लगाया है, बाकी का आधों ने नहीं लगाया, आपने बराबर नहीं लगाया। तो भैया ये थोड़ा संबंध बना दिया करो इनमें। संबंध किस बात का है? इन दोनों में भाग देना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब जब तक ये नहीं करा तो पता कैसे चलेगा? डालिए सवाल, ध्यान रखना आगे से ना। टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपकी गलतियां पकड़ में जाए, पर आपको पढ़ना नहीं है, आप नहीं चाहते कि हमारा टेस्ट होए। ठीक है, मंडे को टेस्ट है आपका 1 से 5। अब ये सवाल भाई है, ध्यान से देखना है। 5-5 का मतलब तो जिनने पार्ट 5 नहीं पढ़ा होगा, सॉरी पार्ट 5 के अलावा नहीं पढ़ेंगे, वो मत देना, उन सवालों छोड़ देना भैया। जिनने पढ़ा उनको तो पढ़ना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आपको भले ही पूरे सवाल आते हैं, जब तक आप उनको करके नहीं बताओगे ना, आपको आपकी गलतियां समझ में नहीं आएंगी। अब सोचो आप मैं आपको सवाल नहीं दूं करने के लिए, तो बताओ तो परीक्षा में से लिख के आओगे, इसको लिख के आओगे नहीं लिख के आओगे? तो सामने वाला क्या समझे, क्या संबंध इनमें है? यहाँ तो ये भी देख के नहीं बता सकते 3 लड़का 2 लड़की, क्या मतलब कोई संबंध बताना पड़ेगा ना। संबंध बनाओ भैया, बिना संबंध के काम नहीं चलता। अब ये सवाल ध्यान से देखिए, ये सवाल एक तरीका हमने ये किया, वो जो हमने विभाजन सूत्र लिखा ना M1x2, मैं इस सूत्र को थोड़ा सा मध्य बिंदु को निर्देशांक करके छोटा बता रहा हूँ। इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तरीका तो है ही हमारे पास, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अच्छा, ऊपर ये एक व्रत बना हुआ है, व्रत में हम जानते हैं कि जो केंद्र बिंदु को और जो परिधि के बिंदुओं को मिलाकर हम त्रिज्या कहते हैं, और एक व्रत के अंदर सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। तो त्रिज्या क्या होती है? जो वृत्त के केंद्र को और परिधि के बिंदु, परिधि क्या होती है? ये आसपास की जो गोल गोल लंबाई दिख रही है आपको, इसे परिधि कहते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखना कि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास क्या है? ये ए बी व्यास है इसका, जो कहां से कहां तक? जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाए और केंद्र बिंदु को मिलाए। आप तो सिर्फ इतना समझना कि क्या जितनी लंबाई ओ ए की है उतनी लंबाई ओ बी की होगी। अगर मैं इसी पे यहाँ एक बिंदु बना दूं डी, तो उतनी लंबाई ओ डी की भी होगी, क्योंकि त्रिज्या है वृत्त की। ओ से डी को मिलाएगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या।
अभी बहुत सारी बनाई थी मैंने। तो ओ ए की लंबाई किसके बराबर है? ओ बी के। तो क्या ये जो ओ लिखा हुआ है ये बिल्कुल बी के, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है क्या? बीचों बीच होगा तभी तो यहां से यहां तक की लंबाई इसके बराबर है। ये होगा ना कि भैया एक लड़का यहां पर बैठा है, एक लड़का यहां पर बैठा है और एक तीसरा लड़का इन दोनों से समान लंबाई पर है। वो हमने एक सवाल किया था समदूरस्थ वाला। तो समान लंबाई पर है तो मतलब क्या होगा कि दोनों के बिल्कुल कहाँ होगा? बीचों बीच। जैसे स्कूल की बेंच लगी होती है बिल्कुल बराबर लंबाई पर एक हिसाब से देखा जाए तो, कि जितनी लंबाई आगे वाले के साथ उतनी लंबाई किसके साथ? पीछे वाले के साथ। तो क्या हम इस 3 को 1 और 2 का मध्य बिंदु कह सकते हैं क्या? इसका और इसका। जैसे यहाँ पर ये O है तो क्या है O ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा क्या? मध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाला। बिल्कुल बीच वाला कौन सा? बिल्कुल बराबर बीच वाला, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे हो सकते हैं बीच का मतलब तो, लेकिन मध्य का क्या? बिल्कुल बीचों बीच, कि जितनी दूरी यहां से यहां तक की उतनी दूरी यहां से यहां तक की। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट इंग्लिश में। तो यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई यहां से यहां तक आपस में बराबर होगी होगी और हम यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं? M1 और M2 कहते हैं। अब लंबाई दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये अनुपात भी आपस में क्या होगा? बराबर। अब भाई हम M1 और M2 को यहाँ पर लिखें तो ये लंबाई तो भैया कितनी भी हो सकती है? 9। अगर ये हुई 9 तो ये भी कितनी हो जाएगी? 9। लेकिन जब इनको हम ऐसे बटे में लिखेंगे तो 9/9 क्या बच जाएगा? 1/1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे एक मध्य बिंदु का नया सूत्र बनता है, कोई नया नहीं बनता। बेसिकली ये जो है ना विभाजन सूत्र, इसी को हम मध्य बिंदु का छोटा सूत्र बनाते हैं। कैसे? अब मान लिया जाए ये दूरी कितनी हो हमें नहीं पता कितनी, लेकिन जब हम इसको अनुपात में लिखें तो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा मान रखूं तो M1 का मान यहाँ से कितना है? 1। x2 का मान, x2 में रहने दो, x2 को, तो x2 कुछ भी हो सकता है। जब अगर मध्य बिंदु की बात आएगी तो क्या हो जाएगी? दोनों तरफ की लंबाई आपस में बराबर होगी और दोनों तरफ की लंबाई आपस में बराबर होगी तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अनुपात? 1:1। तो M1 M2 कितना हो जाएगा? 1 और 1। इतना तो आया ना समझ? बस आगे x2 x1 और y2 y1 भी ऐसा कैसे रहने दो। M1 का मान कितना था? 1। x2 का मान कितना? 2 प्लस M2 का मान 1 गुना x1 ऐसा का ऐसे ही। M1 और M2 1 प्लस 1। M1 1 y2 y2 प्लस M1 1 गुना y1 y1 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 1। x1 का गुणा 1 में किया तो x1 x2 का गुणा 1 में किया तो x2। ये दोनों प्लस में थे तो मैंने इनको आगे पीछे लिख दिया, क्योंकि 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। और बटे में क्या आ गया? 1 और 1 कितना आ गया? 2। y1 का गुणा 1 में किया तो y1 प्लस y2 का गुणा 1 में किया तो y2 और 1 और 1 कितना हो गया? तो बेसिकली जो मध्य बिंदु का एक नया सूत्र क्या बनता है? ये बनता है छोटा सा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। क्योंकि यहाँ पर M1 M2 का मान भले ही कुछ भी आ जाए, भले ही भैया अगर M1 का मान कितना होगा? 99, तो M2 का मान भी कितना होगा? 99। 99 का 99, 99 का 99। अभी 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, करोड़ कितने हो जाए? बिलियन, अरबों खरबों में चला जाए भले। अनुपात जब हम करें तो कितना आएगा? 1:1। तो जब हम यहाँ पर M1 M2 का मान रखेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? नया वाला x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। परीक्षा में मोस्ट टाइम भी सूत्र आता है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांकों का सूत्र लिखिए। तो इसी से क्या बना है? यही सूत्र बना है। इसमें M1 M2 कहां चले गए? खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि M1 का मान कितना? 1, M2 का मान कितना? शर्त किसमें? मध्य बिंदु में, कि जब किसी बिंदु से रेखाखंड के अन्य दो बिंदु की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। सभी सूत्रों में अप्लाई नहीं होगा। कब? जब M1 और M2 का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सा सूत्र बनेगा? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। वही बात है। इससे किसका मान आएगा? x का। इससे किसका मान आएगा? y का। तो मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र लिखिए। लिखो यहाँ पर ये डब्बा बनाकर, ये सब मैं अलग से लिख रहा हूं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है भैया? अगर मान लिया जाए मध्य बिंदु क्या है, ये मैं एक चित्र बनाई दे रहा हूं यहाँ पर। ए बी ये होगा सी, सी के निर्देशांक हो गए एक्स वाई, ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा हमारा x2 y2। तो सूत्र क्या बनेगा इसका? सी एक्स वाई, उतार लो इसको, इंतजार मत करो किसी का। x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। कैसे बना मैंने आपको बता ही दिया। मध्य बिंदु को निर्देशांक मोस्ट टाइम पे सूत्र आता परीक्षा में, तो लिख देना x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। क्या किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आया? चलो उतार लो। कैसा? तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा?
सोचो मैं आपके दिमाग को कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं थोड़ी पढ़ सकता आपके दिमाग के, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ की खुराफाती बातें चल रही, वो तो आप ही जानते हैं। तो उतार लो, बताओ कि भैया किस बात की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा हो तो बताओ आप। हाँ, क्या चल रहा है कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाए, ये इसके लिए आपका वीकली टेस्ट होना चाहिए, आपको घर जाके पढ़ना चाहिए, सिर्फ 20 मिनट, ज़्यादा भी नहीं। कितने सवाल हुए अभी तक? 2, एक होगा तीसरा, और आपको 6 से 7 मिनट लगते हैं एक सवाल करने में। सोचो अगर आप मन से उसको करो तो ये लगेंगे 6 18 मिनट, 20 मिनट और क्या ज़्यादा से ज़्यादा। सोचो 20 मिनट पढ़ने में अगर आपको 100 में 100 नंबर आ जाए तो क्या बड़ी बात है, मतलब कितनी छोटी बात है, बड़ी बात क्या, कितनी छोटी बात है। एक सूत्र उतारने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए आपका। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया, आया कि नहीं आया? तो मैं ख्याल की बात ये कर रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो ख्यालों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कि भैया मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र तो इसमें भी लग सकता था, तो इसमें क्यों नहीं लगाया? तो सूत्र आपको बड़ा वाला लगाओ या छोटा वाला लगाओ, हम अगर इस वाले सवाल में ये वाला सूत्र भी लगाएं तो हमारा उत्तर समान आएगा। कैसा आएगा? समान। मैं आपसे पूछ चुका था पहले, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले आया था, जब हमने सवाल नहीं किया था तब तक हमारा मध्य बिंदु का सवाल ही नहीं आया था, भैया तो कैसा आ सकता है? तो देखिए, अगर इसी सूत्र को मैं इस वाले सवाल में लगाऊं तो क्या भैया हमारा उत्तर समान आएगा क्या? अब बिल्कुल आपका उत्तर समान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया इसमें क्या लग रहा है, मध्य बिंदु को निर्देशांक लग रहे नहीं लग रहे, क्योंकि ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है क्या है, क्योंकि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। लगा के बताओ, हम कैसे मान ले? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है? 2। ये किसका मान है? एक्स। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, एक्स के साथ कौन आएगा? एक्स। एक्स के साथ कौन आएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान कितना? x1 प्लस x2 का मान कितना? 1 बटे 2। 2 दूने 4 बराबर 1 का गुणा इसमें किया तो x1 प्लस 1, 1 प्लस का इस तरफ आकर 4 माइनस 3 बराबर x1। x1 का मान कितना आया? 4 में से 1 गया तो 3। y1 के लिए लगाओ तो y का मान कितना है? -3 बटे में कुछ नहीं है तो 1। y का सूत्र क्या बनेगा? y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, y2 कितना है? 4 बटे 2। 3 दूने 6 माइनस का 6, क्योंकि माइनस है। y1 प्लस 4 का गुणा 1 में किया तो ऐसा का ऐसा, 4 प्लस का उस तरफ जाकर तो -6 -4 माइनस का 10। तो सूत्र कौन सा वाला लगाएं, बड़ा वाला है छोटा वाला? बात एक ही है, कोई सी लगाओ, लेकिन मध्य बिंदु को निर्देशांक कहाँ लगेंगे? जब दोनों तरफ के दूरियां आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अब इसी का नया सवाल आया हमारा एक, चूंकि इसमें 2 बार निर्देशांक लगाने पड़ते इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको सूत्र समझ में आया हो तो मैं लगाऊंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले वाले तरीके से आया। नहीं आया समझ में? आया। अगला सवाल नंबर 6, उल्टे चल रहे, 9 8 7 6। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आया कि उल्टा पैदा तो नहीं हुआ तो उल्टे सवाल का? नहीं, ऐसे विचार आना तो लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। If the coordinates are 1 2 4 y x6 and 3 5 are simultaneously, find the x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया कुछ नहीं, के 4 बिंदु दिए हमें, एक समांतर चतुर्भुज दिया। समांतर चतुर्भुज बताओ क्या होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था। 3 भुजाओं वाले। आपकी दोस्त सहेली सखी आपको सही कर रही, तो सुन लो थोड़ी सी बात क्या कर रही। एक तो मैंने कहा भैया समांतर, साथ में क्या कहा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं, तो यानी कि 3 भुजा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर। तो रुको पहले तो आप, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समांतर आ गया। इसका मतलब क्या है कि
चार भुजा समान नहीं होगी भैया, समान अंतर होता है, वो सम चतुर्भुज होता है। शब्दों का खेल है भैया। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज को मैं बना के बता रहा हूँ ना, लिखा नहीं मैंने। इसमें होगी चारों भुजाएं बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? सम, सम यानी कि समान, चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं, यानी कि समान चारों भुजाएं, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या? बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है? समांतर। समांतर को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? समान अंतर। तो समान अंतर कहाँ होगा? आमने सामने की भुजाओं में समान अंतर होगा। तो बेसिकली एक ऐसी आकृति, चार भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, तथा आमने सामने की भुजाओं के बीच क्या होता है? समान अंतर होता है। अब आमने सामने की भुजाएं तो आयत में भी होती है, अगर आपको याद रहा हो तो। मैंने 5 प्रकार के चतुर्भुज बताए थे, जिनमें 2 में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर थी। किस किस में थी? एक तो आयत में थी और एक समांतर में थी। आयत, आयत, आयत भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। तो आयत में भी चार आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, तो आयत बनता है ऐसा, वो समांतर चतुर्भुज बनता है ऐसा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है? कि जो आयत है इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। बातें मत करो, समझ में नहीं आएगा। तो इसके विकर्ण, विकर्ण क्या? जो विपरीत बिंदुओं को मिलाए, तो विपरीत बिंदु जो, तो इसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ध्यान से देखोगे तो ये वाली भुजा आपको बड़ी लग रही होगी। मैं इनका नामकरण कर दूं, ए बी सी डी। तो 2 विकर्ण कौन से बने? एक तो ये वाला बना ए सी और एक ये वाला बना बी डी। तो इसमें किसकी लंबाई आपस में बड़ी दिख रही है आपको? ए सी और बी डी में बी डी की लंबाई थोड़ी सी बड़ी दिख रही है देखने में, ये वाली लंबाई। तो ये इसी प्रकार का बनता है कि इसमें एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है, लेकिन इसमें लगभग लगभग दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आप स्केल लेना और आपकी कॉपी की 3 लाइन में से ये लाइन खींचना और इनको आपस में मिला देना। ऊपर वाली लाइन तो समान होगी आपकी। अब फिर इनके विकर्णों को मिलाना आप, तो ये आपस में क्या होगा? बिल्कुल उनकी लंबाइयों को मापना आप। तो जब आयत बनेगा ना आपका, तो बिल्कुल बराबर बनेगा। ये जो विकर्ण है ना, इनकी लंबाई, ये जो 2 विकर्ण बने ना, लेकिन समांतर में नहीं बनते, क्योंकि समांतर में इस प्रकार होते हैं, एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है। लेकिन क्या ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? इस वाले बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेदी कर रहे हैं। तो ये जो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों विकर्ण है ना, जहां पर ये मिलते हैं ना, वहां से आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है भैया? सम यानी कि समान, द्वि यानी कि 2, और विभाजित यानी कि वही काटना फिर से, यानी कि समान 2 भुजाओं में विभाजित होते हैं। कैसे? कि भैया जितनी लंबाई ओ ए की होगी ना, उतनी लंबाई किसकी होगी? ओ सी की। इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। किसकी? यहाँ पर ओ ए की लंबाई ओ सी की, क्योंकि विकर्ण पूरा क्या था? ये तो विकर्ण पूरा था, लेकिन ओ ने क्या कर दिया? इसको समद्विभाजित कर दिया। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, एसी की। और ऐसे ही इस ओ ने क्या कर दिया? बीडी को भी आपस में समद्विभाजित कर दिया। तो यहां से क्या हुआ? ओ ए की लंबाई किसके बराबर हुई? ओसी के। और ओबी की लंबाई किसके बराबर हुई? ओडी के। ओडी, यहां से यहां तक ओडी। तो यानी कि इसके ये जो बिंदु है जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे थे, इनका मतलब क्या हुआ कि भैया इससे जो बिंदु था ओ, इसने एसी और बीडी को क्या कर दिया? समद्विभाजित कर दिया। मतलब कि जितनी लंबाई ओ ए की उतनी ही ओसी की, और जितनी लंबाई ओबी की उतनी लंबाई किसकी? ओडी की। तो क्या यहाँ पर ये मध्य बिंदु बन रहा है? क्या फिर से बन रहा कि जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई किसकी? इसकी। अब बात है समांतर चतुर्भुज की। सवाल हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन जिसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कि इस वाले विकर्ण ने तो सामने वाले विकर्ण को, और इस वाले विकर्ण ने दूसरे विकर्ण को आपस में क्या कर दिया? समान 2 भुजाओं में काट दिया। यानी कि ये पूरी लंबाई थी, इसको आधा आधा, और इस पूरी लंबाई को आधा आधा काट दिया। दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई इससे और इसकी लंबाई इससे क्या हो गई? बराबर हो गई। उम्मीद है कि आपके दिमाग में बात बैठ चुकी होगी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं तो आपस में बराबर होती है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, किंतु विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान 2 भुजाओं में विभाजित करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारा सवाल क्या है? सवाल नंबर 6। गाड़ी कितने बजे आती है?
टाइम तो हो गया, कर लो भैया एक सवाल। यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो भैया शीर्ष किसके? समांतर चतुर्भुज के। यानी कि हमें बनाना कौन सा पड़ेगा? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो बनाओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। और अब कोई नकार नहीं सकता कि समांतर चतुर्भुज नहीं, क्योंकि है। देखो भैया आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है क्या? ये बनाई है मैंने। तो 8 0 3 से तो 8 0 है। मैंने कहा ना है तो है, मानना पड़ेगा। अब भैया लाइन थोड़ी कि मैं बना दूंगा यार, सोचो पूरा बोर्ड प्लेन है, उसके बाद ऊपर मेरा हाथ में मार्कर है। अरे मैं उसको बराबर बनाऊंगा तो बराबर बीच में बनाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा वो इस प्रकार से। अब ये है, तो अगर अब मैं सोचो, अब मैं इतनी बड़ी आकृति को बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा, सवाल क्या करूंगा ये बताओ। अब ये बराबर आपस में, ये भी नहीं है बराबर, तो कॉपी के ऊपर बनेगा स्केल की सहायता से। चांदा प्रकार देखा है, बनाना ऐसा ही है। मैं कॉपी बना लूंगा बोर्ड के ऊपर मेरी। अच्छा आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी कॉपी की सभी लाइनें आपस में किस प्रकार की होती है? समांतर होती है। ये मिलेंगे कभी आपस में एक दूसरे से? नहीं मिलती, सीधी चली जाती है। तो ये सभी रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। अब ये मत देखना कि ये कोई ऊपर नीचे चल रही है, जो ऊपर नीचे चल रहे हैं मैं उनको हटा दूंगा, बस ये बीच बीच बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को बोर्ड के ऊपर चित्र बनाना आता है। तो सभी रेखाओं की लंबाई लगभग आपस में बराबर है। अब बनाना कैसा है कि एक के नीचे इसकी लंबाई आपस में बराबर नहीं, इनको हटा दो, हमें इतनी चाहिए भी नहीं। अब चुप हो जाओ बिल्कुल, चुप। तो भैया आप ये ऐसी लाइन भी होती है, मैंने इसको बता दिया सब। अब आपकी कॉपी है ना, तो कुछ नहीं बनाना आपको, इस प्रकार का है कि जो दोनों बिंदु है इनको एक सीधे मत लेना, एक को यहाँ लो ना, एक को यहाँ ले लेना, फिर एक को यहाँ पर। अब ये जितनी लंबाई हो ना यहाँ पर, उतनी लंबाई इसके साथ इसकी लेनी है, इनको ऐसे क्या करना है, मिला देना है, ये बस। ऐसे करके तो बस ये ऊपर वाली लाइन तो आप खींच सकते हो, लाइन के ऊपर लाइन, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। हालांकि समचतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर। तो यानी कि क्या करना है, थोड़ी सी इस लाइन को छोटी कर देना, इतने में भी नहीं आया हो तो अब तो आएगा। अब है समांतर चतुर्भुज, अब है आमने सामने की भुजा बराबर, ये देखो ये से बनते समांतर चतुर्भुज, ऐसे बनाना है आपको। देखो आप, अब है बराबर आपस में, लेकिन अब इतने छोटे में निर्देशांक लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो उसको मान लो आप सबसे ऊपर वाले को। टाइम तो वैसे ऊपर चल रहा है और आप टाइम पास कर रहे हैं। डोंट वरी, पूरा सवाल थोड़ी करूंगा, आधा छोड़ दूंगा, आधा आप करके लाना। 1 2 निर्देशांक बोल दो सारे क्रम से। और हाँ एक बात, जब भी इनके निर्देशांकों को बनाओ, जब भी आप इनका नामकरण करो तो किस दिशा में करना है? ABCD का मान, या तो ABCD या फिर लिखो तो यहाँ पर अगर आपको मान लो यहाँ पर लिखना है B, तो ABCD हमेशा क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि A के साथ B लिख दिया फिर यहाँ पर C और यहाँ पर D लिखा, ऐसा नहीं करना है। ABCD ABCD है, एक क्रम से आना चाहिए बिल्कुल ऐसे, या तो घड़ी की दिशा में पूरा गोल या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में से। मान लिया जाए एक समचतुर्भुज बनाया मैंने, तो इसका नामकरण ऐसे नहीं करना आपको, ए बी फिर यहाँ से सी डी करोगे, सी कहाँ पर लिखोगे? यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो बी को यहाँ पर लिखो आप, तो सी को कहाँ पर लिखना पड़ेगा? सी डी। हमें तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया अगर ए को कहाँ से स्टार्ट करोगे? ए को यहाँ से कर दो, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। एक क्रम में आना चाहिए, तो सीधे वाले क्रम में या फिर उल्टे वाले क्रम में, लेकिन सिस्टमेटिक आना चाहिए। ठीक है, इसके विकर्ण बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बात तो विकर्णों पे होगी इसकी। तो ये विकर्ण मैंने डॉट डॉट करके बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगा आपका? ओ बनेगा, और दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, समान दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब देखो इतनी सारी बात हमें सवाल में लिख के तो दी नहीं है, हमें खुद समझना पड़ेगा। क्रम बोलो, दूसरा निर्देशांक 4 y, तीसरा वाला x 6, चौथा वाला 3 5। बस भैया कुछ नहीं लगेगा, निर्देशांक लिख दो। एक निर्देशांक क्या है? 1 2
अब ध्यान से देखना, ये क्या है? चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कहां से पता चला? क्योंकि सवाल में लिख के दिया। एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और अब हमें क्या पता है समांतर चतुर्भुज है तो, कि जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जिसके विकर्ण, अब विकर्ण कौन से हैं यहां पर? AC और BD। AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं मतलब कि समान दो भागों में विभाजित करते हैं। समान दो भागों में विभाजित करते हैं मतलब कि क्या है? मध्य बिंदु बन गया। समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करेंगे या करते हैं, बात एक ही है। अतः AC व BD का मध्य बिंदु है। बस इतनी लाइन लिखनी है आपको छोटे वाले सूत्र के लिए कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण कौन से? अब विकर्ण एक तो AC है और एक BD है। एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। तो भैया समद्विभाजित करेंगे तो मतलब कि O क्या बन जाएगा? इसका मध्य बिंदु बन जाएगा। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ रखा है। क्या होता है? x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब आप परीक्षा में ये 3-4 लाइन, मतलब लाइन तो खैर एक ही, वो मैंने इसको छोटा छोटा करके लिखा है। परीक्षा में नहीं भी लिख के आओगे ना चलेगा, लेकिन आपकी कॉपी में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कल को देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो भैया देखिए, वो किसका मध्य बिंदु है? AC और BD का। BC का थोड़ी, BC तो ये है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है? एक तो इस x का मान निकालना है और एक y का मान निकालना है। तो हम तो दोनों विकर्णों को लेके चलेंगे। तो पहले हम AC विकर्ण को AC को लेंगे। तो भैया AC के लिए मध्य बिंदु कौन होगा? O होगा। उसके लिए निर्देशांक क्या होंगे? M1 M2 का मान कितना होगा? एक होगा ना। आपस में दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं तो सवाल में कंफ्यूज हो गया यार। इसमें M1 M2 का मान तो एक होगा ना? अरे बट्टे में क्यों लिखा है 2? ज्ञात क्या करना है इसमें? तो ध्यान से देखना भैया। हाँ, x और y ज्ञात करना। अच्छा, सवाल में है क्या? O क्या है इसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x y। अब भैया इस x y का मान AC के लिए जितना होगा उतना ही मान किसके लिए होगा? BD के लिए। ध्यान से देखना कैसे। अगर मैं एक रेखा बनाऊं, रेखाखंड, तो इसका मध्य बिंदु कितना है? O। और अगर मैं एक और रेखाखंड बनाऊं जो कि कितनी है? BD। एक कितनी है यहाँ पर? AC। दूसरी कितनी है? BD। इसका मध्य बिंदु क्या है? O। दोनों का निर्देशांक आपस में क्या है? बराबर। इसके अगर XY है तो इसके भी क्या होंगे? इसके भी XY होंगे। तो अतः AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। बस सवाल हो गया आपका। तो निर्देशांक तो निकालो पहले। उदाहरण 10वां भी है क्या? मैंने देखा। तो ध्यान से देखना भैया। अब ये वाला सूत्र किसके लिए? दोनों के लिए आपस में बराबर हो। किसके लिए? AC का मध्य बिंदु और AC के साथ कौन है? BD है। बराबर BD का मध्य बिंदु जो कि दोनों क्या है? AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी क्या है? O है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। बस लिख
लिखते जाओ। x1 प्लस x2। अच्छा, इससे किसका मान आएगा? x का मान आएगा। तो भैया इस x के साथ किसका कौन सा वाला x लिखना है? ये वाला, ध्यान से देखना। x1 कितना? 1 प्लस x2 कितना? x बटे में कितना आएगा? 2 बराबर में x1 कितना? 3 प्लस x2 कितना? 4 बटे कितना? 2 हुआ। अरे ये x1 ये x2, इससे किसका मान आएगा? इस x का मान आएगा। और इस x1 प्लस इस x2 से किसका मान आएगा? इस वाले x का मान आएगा। और दोनों के लिए मध्य बिंदु का मान आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? AC का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु? BD का मध्य बिंदु। तो हमने लिख दिया x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। दोनों के लिए किसका मान लिखा हमने? x का ही मान लिखा, y का मान नहीं लिखा, क्योंकि x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर। इसको थोड़ा सा हल कर लो। 2 का गुणा 1 में किया तो 2 प्लस 2 का गुणा x में किया तो 2x बराबर 3 का गुणा 2 में किया तो 6। इतना भी क्यों कर रहे हो? 4 और 3 7, 7 दूने 14, 2 प्लस का उस तरफ जाकर तो 14 माइनस 2, तो 14 में से 2 गया तो 12, ये 2 गुणा में उस तरफ जाकर 2 छंगे तो क्या x का मान आ गया? क्या कितना आ गया? 6। तो ये तो इस x का मान आया। अभी किसका मान निकालना है? तो y का मान किससे निकलेगा? y वाले से। तो y वाला कौन है? y1 प्लस y2। तो a का y1 कौन है? 2 प्लस इसका y2 6 बटे में कितना आता है? 2। इसका y1 5 और इसका y2 y, तो 5 प्लस y बटे में कितना? 2। 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 8 दूने 16, 5 दूने 10 प्लस 2 का y में किया तो 2y, 10 प्लस का उस तरफ जाकर तो 16 माइनस 10 कितने? 6। ये 2 गुणा में उस तरफ जाकर तो y बराबर कितना बचा? 2 तिया 6, तो y बराबर 3। तो x का मान कितना आया? 6। x का मान 6 और y का मान 3। नहीं आया समझ में? उतार लो तो फिर। ये ABCD लिखे, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। अब कक्षा 6 की चीज कक्षा 10 में पढ़ो तो कैसे आएगी समझ में? आप बताओ। 8:30 हो रहे हैं। आज मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया है, तो किसी ने 15 मिनट 15 मिनट कम पढ़ा था मैंने। ध्यान रखना, बराबर हो गया आज। माइक बंद हो गया। क्यों? चलो भैया, समझ में आया होगा। और लंबी क्लास रही है तो कहीं ना कहीं साइंस की क्लास थोड़ी लेट आएगी। अच्छा, जो भी है ठीक है। हाँ, कौन सा ब्लॉग? कल का ब्लॉग आ जाएगा। शाम को। नहीं नोट कर लो जल्दी जल्दी, दफा दफा हो जल्दी, फिर वापस साइंस क्लास में आना भैया है। कर लो नोट।